वेलकम टू मिडवान कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? कल हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में, पढ़े थे उसका टाइप्स के बारे में स्टडी किए थे, चार्ज वेरिएशन पढ़े थे, करंट के बारे में स्टडी किए थे, एम्पियर वोल्ट मीटर, इन सब के बारे में स्टडी किए थे। जिसने पुराना लेक्चर नहीं देखा तो उसको कंप्लीट कर लो, फिर हम ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या ओम्स लॉ? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मीन्स करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कंडीशन क्या होती है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है यहाँ पे? कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, V इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई बाई आई। ये बात यहाँ पे याद रखना, जहाँ कहीं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, अगर ये इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। कांस्टेंट टर्म क्या है? रेजिस्टेंस। आई तो जानते हैं हम लोग करंट है, V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इस रेजिस्टेंस के बारे में क्या पढ़ेंगे? देखो, रेजिस्टेंस सबसे पहले डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन होगी ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ obstacle in the path of electric current। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स करंट की जो पाथ होगी, जहाँ से करंट ट्रेवल कर रहा है, उसके बीच में जो कुछ भी रुकावट आएगी उसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। और रुकावट किसके कारण आती है? रजिस्टर के कारण आती है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी भी किया था, उसका सिंबॉलिक डायग्राम भी देखा था। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। अब इसके बारे में देखते हैं। अगर हम लोग आर को यहाँ पे अलग कर लेते तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? V बाई आई। V इक्वल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई क्या है हमारा? करंट है। तो पोटेंशियल बाई करंट के रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हम लोग रेजिस्टेंस का वेरिएशन देखेंगे, रेजिस्टेंस कैसे कैसे वेरिएट करेगा। तो रेजिस्टेंस और करंट का सबसे पहले आर इक्वल्स क्या होता है? V अपॉन आई। अब अगर इसका रिलेशन हम देखते हैं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू करंट। करंट के साथ इनवर्स रिलेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर करंट को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अगर करंट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे एक एग्जांपल हम बात करते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर देते हैं, हमने इसको डबल कर दिया मतलब 2V कर दिया, तो ये डायरेक्टली अपोजिट होता है आर के, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली रिलेशन होता है। ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस 2R की इक्वल हो जाएगा। अगर करंट को डबल कर देते हैं तो क्या होगा? इस केस में इसका इनवर्स रिलेशन 1/R होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2I करने पर, ठीक है यहाँ देख लो, 2I करने पर R/2 हो जाएगा, मीन्स रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा ड्यू टू इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन से ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है? ओम्स लॉ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ कांस्टेंट टर्म आया R इक्वल्स टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली रिलेशन इसीलिए। और करंट क्या होगा? करंट इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। इस पे फैक्टर्स, किस किस फैक्टर्स पे ये ओम्स लॉ डिपेंड करता है। एक इसका ग्राफ होता है ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए, तो वेरीफाइंग ओम्स लॉ अगली हेडिंग पड़ेगी हमारी, वेरीफाइंग ओम्स लॉ। वेरीफाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन है एक ग्राफ से। उस ग्राफ में क्या होता है, मीन्स सिंपली ग्राफ में क्या होता है? V और I का रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ देखते हैं हम लोग। V हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, I हो गया यहाँ पे। इनका जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, मीन्स V जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज करेगा, तो जो इनके बीच के जो डिफरेंस आएगा वो होता है हमारा रेजिस्टेंस, दैट इज R। ये रेजिस्टेंस R होता है। अगर पेपर में ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है तो ओम्स लॉ के साथ साथ वेरीफाइंग ओम्स लॉ भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। इसको बोलते हैं ग्राफ फॉर ओम्स लॉ या फिर VI ग्राफ, सिंपली VI ग्राफ। कंडक्टर रेजिस्टर्स के बारे में, रेजिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग। रजिस्टर होता क्या है? रजिस्टर इलेक्ट्रिकली हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस उसको बोलते हैं। रजिस्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर वो। ठीक है, रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर वो होता है जो करंट के बीच में पड़ता है। ठीक है, रजिस्टर से हो गया एग्जाम्पल के लिए आयरन। ठीक है, आयरन क्या करता है? आयरन का यूज, इसमें से हीट डेवलप होती है। ठीक है, लॉर्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होती है। कहाँ से डेवलप होती है? इसमें
नाइक्रोम वायर लगे होते हैं, ठीक है। नाइक्रोम वायर की जो एक तरीके से ये है रजिस्टर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये एक टाइप का रजिस्टर है। रजिस्टर कहने का मतलब है ये इसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, आयरन की बढ़ा देगा। जो करंट आएगा नाइक्रोम वायर में जाएगा, नाइक्रोम वायर उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। जब करंट को हीट में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये कभी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। ये मेल्ट नहीं करेगा, हाईली रेजिस्टेंस है, तो करंट को रिड्यूस करेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करेगा। यही कारण जो हमारा आयरन होता है वो गर्म हो जाता है करंट मिलने पर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इफेक्टिंग किसको फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, कौन, रेजिस्टेंस, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहला फैक्टर जो पड़ता है वो होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जहां पे करंट फ्लो कर रहा है उसकी लेंथ कितनी है। सेकेंड पॉइंट होता है उसका एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड वेरिएशन हमारा है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। फोर्थ वेरिएशन है हमारा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो कौन कौन से वेरिएशन हो गए, लेंथ के साथ रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया के साथ चेंज होगा, मटेरियल कैसा है और वहां पे टेम्परेचर कैसा है कंडक्टर का, उसके साथ ये रेजिस्टेंस वेरिएट करेगा। तो सारे फैक्टर्स लाइन वाइज देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा लेंथ का फैक्टर, मींस द रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। मींस अगर किसी वायर की लेंथ बढ़ाते जाओगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता जाएगा। सेकेंड है हमारा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है। अब उस थिकनेस से क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मींस अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर एरिया को कम रखोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई हमने पतला तार लिया, पतला तार लिया मतलब ने क्या किया, एरिया को कम कर दिया, एरिया को कम किया तो क्या होगा, वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल बेसिकली ज़्यादा स्टडीज में हम करते नहीं है, मटेरियल का नेचर किससे बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लेते हैं कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है। वैसे बेस्ट तो गोल्ड होता है कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, महंगा पड़ता है, यूज़ तो कर नहीं सकते हो, यूज़ करते हैं हम लोग कौन, एल्युमिनियम का, कॉपर का, इन सब का वायर होता है, ठीक है। इस पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस किस में कम है और किस में ज़्यादा है। जिसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा उसमें अच्छे से करंट फ्लो करेगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी रिलेशन देखते हैं। ऑल द रेजिस्टेंस, अगर मान लेते हैं प्योर मेटल्स की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस प्योर मेटल का इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ गया रेजिस्टिविटी। इन सभी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके रेजिस्टिविटी फॉर्म होगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, लेंथ मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/a, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको एक्सप्रेस करने का जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब इसमें कौन कौन से देखो फैक्टर्स देखेंगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, याद रखो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली रिलेशन होता है। आर इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया, एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन, दोनों प्रॉपर्टी कंबाइन करो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, डायरेक्टली रिलेशन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वहां पे कांस्टेंट टर्म आएगा, R इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। जो यहाँ पे टर्म हमारा रो आया इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर इसको अलग करते तो रेजिस्टिविटी इक्वल्स क्या हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, A ऊपर चला जाएगा R के पास, तो R मल्टीप्लाई बाई A/L, ये हो जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी। मीन्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई एरिया अपॉन लेंथ, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी टर्म, दैट इज रो। अब रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालने के लिए हमको रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट आना चाहिए। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना देते हैं, ओम हो गया। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं, फाइंड करते क्या होगा इसका,
रो हो गया, इसका हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या हो गया मीटर, मीटर मीटर का गया, तो रो का क्या हो गया ओम मल्टीप्लाई बाय मीटर, ओम मीटर क्या होगा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशन देखते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये हमारा क्या है रेजिस्टिविटी, अगर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस टर्म है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई मटेरियल हो गया उसका भी ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। अभी हम लोग जैसे एग्जांपल लिया नाइक्रोम वायर के बारे में बात किए थे, नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, इसकी रेजिस्टिविटी जो टर्म है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर बात करें सिल्वर एल्युमिनियम उन सब के लिए रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं हम लोग नाइक्रोम वायर की, हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, लिख सकते हैं यहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, दूसरी प्रॉपर्टी है लो ऑक्सीडेशन रेट, लो ऑक्सीडेशन रेट लिखो या फिर नो ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन करता ही नहीं जल्दी, जब इसको ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब ऑक्सीडेशन नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे भी जल्दी मेल्ट नहीं करेगा, ठीक है, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नाइक्रोम वायर, इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही की उतनी रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो उस पर कोई से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, अगर रजिस्टर को कंबाइंड करते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन दो प्रोसेस से कैसे होगा, सीरीज होगा एक, दो प्रोसेस कौन से, एक सीरीज होता है कनेक्शन, एक होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन। सीरीज मतलब समझ में आ रहा है, एक सीरीज एक चेन की फॉर्म में होगा, ठीक है, सीरीज चेन की फॉर्म में होगा, पैरेलल मतलब ऊपर हो गए एक नीचे कनेक्शन होगा, ठीक है, अप एंड डाउन कनेक्शन होगा तो उसमें पैरेलल उसको बोलते हैं। सीरीज में क्या होगा एक लाइन सीक्वेंस में सब अरेंज रहेंगे उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस को हम लोग देखे थे ना कैसे इसको डिनोट करते हैं याद है, रेजिस्टेंस को हम लोग सिंपल जिगजैग फॉर्म में इस तरीके से, ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो मान लेते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है, ठीक है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा, R1 ऐसे है तो R2 भी ऐसे होगा और R3 भी इस तरीके से अलाइन होगा, R1 R2 और R3, ठीक है। अब इसको हम लोग पैरेलली कनेक्ट करके देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन में कैसे हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन में चेंज हो जाएगा, चेंज करने का मतलब है इस तरीके से पैरेलल, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है, इस तरीके से अप एंड डाउन में कनेक्ट होते हैं। डिफरेंस क्या आएगा देखो, यहाँ पे करंट ट्रेवल किया, यहाँ से R1 से पास हुआ, R2 से R3 पास हो गया, ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके लिए अलग करंट जाएगा, इसके लिए अलग करंट जाएगा, इसके लिए अलग करंट पास होगा, ठीक। अभी सब के लिए बात करेंगे हम लोग, इसी की बेसिस में इनका डेरिवेशन होता है और जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कभी भी दो अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे उसका रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, तो उस रेजिस्टेंस के लिए हम देखेंगे फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, टू अप्लायंस के लिए कंसिडर करेंगे, दो अप्लायंस के लिए जितना होगा वही एन नंबर ऑफ अप्लायंस के लिए सेम फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज में कैसे कंबाइंड रहेंगे, एक सर्किट फॉर्म करते हैं, कल की क्लास में सर्किट बनाना सिखाए थे, जिन्होंने नहीं देखा जाके वहाँ पे देख लेना। इस तरीके से अब इसमें सीरीज में क्या होगा, इस तरीके से एक हमने लगा दिया, ये दूसरा अलाई कर दिया, ठीक है, ये हो गया R1 और ये क्या हो गया R2 हो गया, करंट पास होगा R1 और R2 से। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर कोई वोल्टेज बैटरी की दोनों रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए वेरिएट कर गया। तो करंट क्या होगा, करंट सेम होगा, करंट जो यहाँ से आए यहाँ से भी पास होगा, R1 से भी पास होगा, वही सेम करंट R2 से भी पास होगा, फिर वही सेम करंट ऐसे पास होते होते जितना लॉस हुआ, फिर बचा हुआ करंट वापस चला आएगा, ठीक है। अब देखो करंट चाहे जैसा अप्लायंसेस हो, यहाँ पे करंट क्या है सेम है, यही इसका एक डिसएडवांटेज है, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होता है, ठीक है। हम लोग के घरों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है,
क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एक ही करंट, सेम करंट इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, आर इक्वल्स क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक है, वी हमको पता चल गया, वी इक्वल्स क्या होगा, वी वन प्लस वी टू। हमको फाइंड क्या करना है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होगा इसके लिए, तो वी इक्वल्स क्या होगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर। तो पहले वाले अप्लायंसेस के लिए वी वन के लिए क्या हो जाएगा, आई तो सेम है, आई को वैसे रखेंगे आर वन। वी टू के लिए क्या हो जाएगा, आई इंटू आर टू। ठीक है, दोनों को अब देखते क्या होगा, बी इक्वल्स टू ओवरऑल अप्लायंसेस के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बी, इसके लिए हो जाएगा बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई बाई आर। चलो फॉर्मूले में रखते हैं, बी इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू था, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाई आर हो जाएगा वी के लिए, वी वन के लिए कितना हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई बाई आर वन, वी टू के लिए कितना हो जाएगा, प्लस आई मल्टीप्लाई बाई आर टू। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आई देखो सेम है सब में, आई आई कैंसिल आउट कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो गया, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं आर सीरीज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी आएगा तो डायरेक्टली सम कर देना है। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, अगर ये रेजिस्टेंस जो है, दो रेजिस्टेंस की जगह नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 10 रेजिस्टेंस होते तो क्या करते, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर टेन तक ऐसे हम लोग लिख देते। ठीक है, वो सेम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सभी रेजिस्टेंस के लिए ऐड करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलली कंबाइंड होंगे तो उस केस में क्या होगा, पैरेलल चलो कॉम्बिनेशन कर देते हैं, दो रेजिस्टेंस की बात करें। ठीक है, दो रेजिस्टेंस जो दो के लिए होगा वही सबके लिए होगा, इसलिए हम उसमें और सॉल्व नहीं करेंगे। इसके लिए फाइंड करते हैं, ये रेजिस्टेंस हो गया एक, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। ठीक है, करंट जाएगा ऐसे, पास होगा दोनों में। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या सेम होगा, डायग्राम से समझ में आ रहा है क्या सेम होगा। अब उसमें क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वेरिएट था। अब देखो करंट यहाँ से मान लो आई करंट आया पास हुआ, यहाँ से भी आई पास होगा, ये कनेक्टिंग वायर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, यहाँ पे क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे I1 हो गया, यही सेम करंट I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया। ठीक है, I1 पास हुआ I2, तो वेरिएट क्या हुआ, जरा सोचो क्या होगा, करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट होता है, जल्दी बताओ, पोटेंशियल। ठीक है, V डिफरेंट होगा। अब इसके लिए I इक्वल्स क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए R1 के लिए I1, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा I2। V क्या होगा, V रिमेन्स सेम, V में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, V इक्वल्स क्या होता है, I मल्टीप्लाई बाई R। निकालना हमको क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो R इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई I। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखो पोटेंशियल क्या है, आई सेम है तो ये फॉर्मूला हम लोग ऐसे नहीं रख सकते। ठीक है, इसको ऐसे नहीं रखेंगे, आर हमको निकालना है, आर निकालना है, लेकिन करंट क्या है, वेरिएट। आई इक्वल्स क्या होता है, आई इक्वल्स टू, आई को इधर रखो, वी बाई आर। इसको अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं। आई के लिए क्या हो जाएगा, वी बाई आर। आई वन के लिए क्या हो जाएगा, वी वन नहीं, वी अपॉन आर वन। ठीक है, वी हमारा सेम है ना, देन वी बाई आर टू। ठीक है, v हमारा अगर सेम है तो ये हमारा कट जाएगा तीनों के लिए, v अगर कॉमन ले लेते हैं इस तरीके से, v यहाँ पे लिख दो, 1 बाई आर यहाँ पे अप्लाई कर दो, इक्वल्स टू v यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये v से v कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ये किसके लिए वेरिएशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ते जाएंगे, मान लो एक और रेजिस्टेंस इसमें ऐसे लग गया तो I2 हो गया, यहाँ से करंट I3 जाएगा, रेजिस्टेंस R3 हो गया, इसमें प्लस कर देना 1 अपॉन R3। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में वेरिएट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का रिलेशन। अगर एक हम डिफिनीशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या डिफिनीशन होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस connected in parallel is equals to the sum of reciprocal of all individual resistance। means individual resistance का reciprocal का सम जो होगा वो overall resistance के equal होगा। ये हो गया हमारा parallel combination। याद क्या रखना है, series combination current is same, I जो होगा वो same होगा। ठीक है,
करंट जो होगा वो सेम होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या डिसएडवांटेज होगा। अगर पहले पॉइंट की बात करते हैं, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, अगर मान लो एक अप्लायंसेस है वो काम करना बंद कर दे किसी डिफेक्ट कारण, तो बाकी सारे अप्लायंस भी स्टॉप कर देंगे, काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो पहला हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव वन स्विच, सभी के पास क्या होगा, एक स्विच होगा। हम नहीं चाहते, अगर मान लो हमारे पास ये अप्लायंसेस, अगर मान लेते एग्जाम्पल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे घर में लगा हुआ है, ये फैन है हमारा, फैन है, लग नहीं रहा लेकिन, ये हमारा बल्ब है, ठीक है, और ये लगा हुआ कूलर, दोनों लगा है, गर्मी ज़्यादा है, फैन और कूलर दोनों लगा हुआ है। अब क्या करना है, अब अगर हमको मान लो ऑन करना है, मुझे मान लो फैन ऑन करना और बल्ब ऑन करना है, हमारे पास अगर एक ही स्विच रहेगा, एक स्विच ऑन करेंगे तो तीनों एक साथ जलने लगेगा, ठीक है। ये मान लो दूसरे कमरे में है, यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो ये भी ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या होगा, लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लॉस होगी। लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी क्या करना है, कंजर्व करना है, तो यूजलेस वर्क नहीं हुआ। इन केस अगर मान लेते फैन हमारा काम करना बंद कर दिया, तो हम लाइट और बल्ब और कूलर दोनों को चला ही नहीं सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक भी अप्लायंस में डिफेक्ट हो गया, बाकी दोनों अप्लायंस वर्क नहीं करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा। लाइटिंग देख लो, दिवाली में लाइटिंग जो होती है, लाइटिंग लगाई जाती है, उस लाइटिंग में क्या, अगर एक बल्ब खराब हो गया, ये काम करना बंद कर दिया, बाकी आगे की जो सीरीज होगी वो वर्क नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अब आगे करंट पास नहीं होगा। मान लेते हैं इस तरीके से कॉम्बिनेशन है, ठीक है, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, बल्ब लगा हुआ, ये काम करना बंद कर दिया। यहाँ से करंट जब आगे नहीं बढ़ेगा तो ये सबको करंट मिलेगा नहीं, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये सब लाइटनिंग ही नहीं करेंगे। एडवांटेज क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हमने इसका क्या पढ़ा, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज तो है भाई, इसका देख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका एडवांटेज क्या है, अगर एक अप्लायंस काम करना बंद कर दिए तो बाकी सारे अप्लायंस वर्क करेंगे, ठीक है। सब पर्टिकुलर इसका एक स्विच होगा, इसका एक स्विच होगा, इसका एक स्विच होगा। तो आप लोग जान गए, आपके घरों में कौन सा लगा रहता है, अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा रहता है, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सबका अलग अलग पर्टिकुलर स्विच होगा, अगर एक वर्क करना बंद कर दिए तो बाकी सारे वर्क करते रहेंगे। तो कुछ एडवांटेज है जिसकी वजह से वर्क करता है। और वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज सिमिलर लगेगा, दैट इज 220 वोल्ट, नियरली 220 वोल्ट ही सप्लाई होता है। नेक्स्ट अगले टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब क्या हुआ, किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, किसमें ज़्यादा दम है। पावर मतलब अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कौन कितना वर्क कर रहा है और उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं पावर। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बी है। बी वाला वर्क कर रहा है 60 जूल ऑफ वर्क, ये कर रहा है 120 जूल ऑफ वर्क, जस्ट डबल। टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट, टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट। तो पावर किसकी ज़्यादा होगी, पावर इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये टाइम दोनों का तो फिक्स है ना, टाइम तो कोई वेरिएट नहीं कर रहा, टाइम दोनों का फिक्स है। अगर टाइम फिक्स है, वर्क डन जो हो रहा है वो बी वाला ज़्यादा कर रहा है, तो जो पावर होगी वो बी की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ए। एग्जाम्पल के लिए अगर इसको हम लोग 10 कर देते हैं तो निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन हमारा कितना दिया गया है, 60 दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, इसके लिए 5 दिया गया है, दूसरा लिए कितना दिया, 120 दिया गया है, इसके लिए कितना दिया गया, टाइम 10 दिया गया है। दोनों को सिंपली डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो गया। सेम हो गया नहीं हो गया, दोनों का बिल्कुल सेम हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, टाइम को डबल कर दिया, टाइम 5 से 10 कर दिया, इसका क्या कर दिया, एनर्जी को भी डबल कर दिया। जब एनर्जी को भी डबल कर दिया, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, मीन्स ए और बी दोनों का वर्क डन किसके बराबर होगा, दोनों का वर्क डन सेम हो जाएगा, मीन्स पावर जो होगा वो सेम हो जाएगा। वर्क डन तो इसका 60, इसका 120 है, ठीक। मीन्स अगर हम पावर का रिलेशन देखें, पावर का रिलेशन जो होता है वर्क डन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जो चीज़ इक्वल्स टू के सामने होगी उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा, इक्वल्स टू के नीचे अपॉन में जो होगी उसको क्या बोलेंगे, वो टाइम, वो इनवर्स रिलेशन में होगा, ठीक है। अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं पावर की, पावर क्या हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन क्या होता है, जूल, एसआई यूनिट क्या होती है वर्क डन की, जूल, टाइम क्या होता है, सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड।